तो ये आएगा और रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस आएगा और साउंड 3 चैप्टर कर लेंगे। और उसमें कितना नंबर का आ रहा है? केमिकल बेस में 8 नंबर का आ रहा है। हमारे तो आई नहीं था। किसमें नहीं, जो चैप्टर के क्वेश्चन है सिर्फ वही आएंगे और कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन वही पढ़ो। ओके, नाउ आगे देखिए, इसमें इतना तो हमने देख लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे अब हम नोट्स लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है कि नहीं। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर है इसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर कहाँ से आता है देख लो, ये किडनी से आता है। किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है यूरिन को फिल्टर करना। तो ये किडनी है, ये एक स्पून में आ जाती है, बस इतनी बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर होती है, 2 छोटी छोटी किडनी होगी, स्पून में रख सकते हो। और लेकिन अगर ये किसी की खराब हो जाती है, जैसे हम लोग पानी कम पिएंगे, ये फिल्टरिंग सिस्टम है, तो किडनी खराब हो जाती है, फिर बहुत मुश्किल से मिलती है, 30 लाख तक रुपए लग जाते हैं। और वो भी केस जो है कोई कित है किन अपना सगे संबंधी हो वही दे। ये खराब क्या होती है कि अगर मान लीजिए सेल्फ मेडिकेशन, खुद पीसीएम खा लिया बिना डॉक्टर के, कुछ हम दवा खाते रहे, या इसके अलावा पानी कम पिया, या हम कैंड फूड खाएं जो एक तरीके का फास्ट फूड है, तो ऐसी स्थितियों में किडनी के खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो किडनी खराब हो जाने पे जो हमारी बॉडी का एक्सक्रीशन सिस्टम है, जो गंदे पदार्थ हैं, दैट इज नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो फिर निकल नहीं पाते, इसी से तो फिल्टर होती है। और कुछ बच्चों को बहुत अच्छी आदत होती है बीच में पानी पीते रहना, तो पानी पीने से अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, लेकिन 4 लीटर पानी की बोतल आप कंज्यूम कर ले रहे हैं पर डे, तो ऐसी स्थिति में फिर ये फिल्टर होता रहता है। अब ये जो यूरिन, यही यूरिन कलेक्ट होता है, तो ये यूरिन कलेक्ट होता है, इसके बाद ये यूरेथ्रा है, जहां से ये इसकी ओपनिंग है यूरिन की, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, ठीक है। अब दैट इज कवर्ड विद मसल ऑर्गन, दैट इज पीनस। अब यहीं पर इसके बगल में टेस्टीज है। टेस्टीज का काम क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। और इसी में एक एपिडाइडमस है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जो इससे होता हुआ और यहाँ से ऐसे होता हुआ ये जा रहा है। रिया, ये जो जा रहा है इस ट्यूब का क्या नाम है? स्पर्म डक्ट या वैस डिफरेंस, ठीक है। स्पर्म डक्ट फिर इसी के ऊपर से जाएगा, और यहाँ वाला भी ये एपिडाइडमिस है। एपिडाइडमिस में स्पर्म कलेक्ट रहते हैं, और फिर यहाँ से ये स्पर्म डक्ट जाएगा, और फिर इसके पीछे से ये इसके पास आ गया। अब यहाँ से फिर आगे चलकर, ठीक है, ये अंदर से भी जा सकता है, कोई बात नहीं, इसमें बुक में अंदर से, तो रूटिंग कैसे कर सकते, ये कर लो, ऐसे दिखाते हैं। यहाँ पर भी ठीक है। बाकी इसके पीछे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, जो कि पीछे हमने आपको ग्लैंड्स बता ही दिए थे कि सेमिनल वेसिकल है और क्या है, ये चेक करो, इसमें ये दिखाया गया है। क्या ये यहाँ पर भी वही दिखाया गया है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ऊपर ऊपर जा रहा है, और
और पीछे से ऐसे चला गया कि नहीं, पीछे आप क्या देख रहे हैं, ये क्या, ये सेमिनल वेसिकल है। तो सेमिनल वेसिकल ये है, इसका काम क्या है, सेमिनल वेसिकल है ना, ये देखो इसी में से टेस्टिस से जा रहा है, इसको वास्ट डिफरेंस कहा गया, टेस्टिस से गया तो इसको क्या कहा गया, वास्ट डिफरेंस। इसमें पीछे सेमिनल वेसिकल है, ये दोनों, इसका काम है इसमें न्यूट्रिशन ऐड करना। और प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है, ये पीछे की ओर, इसी के आगे ये पीछे क्या है ये बताओ, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम है इसमें लुब्रिकेशन ऐड करना, क्योंकि फीमेल बॉडी में इसको बहुत तेजी से चलना होगा। तो सेमिनल वेसिकल आपके बुक में नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि ये ठीक इसके पीछे है। तो अगर हम इसे बनाना चाहें तो कैसे बनाएं, इसके आगे ये इधर जा रहा है, ये इसके पीछे, और ये भी इधर आएगा। तो यहाँ पर अगर पीछे की ओर बनाए तो यहाँ पर एक इस तरीके से सेमिनल वेसिकल मुझे बना देना चाहिए जो पीछे की साइड है। और इसके बाद क्या होगा, उससे ये न्यूट्रिशन लेगा, और न्यूट्रिशन लेने के बाद आगे चल के जैसे आपकी बुक में बना है प्रोस्टेट ग्लैंड, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड हमने थोड़ा नीचे बना दिया है, तो यहाँ पे बना दे एक प्रोस्टेट ग्लैंड, है कि नहीं, ये बना हुआ है। तो ये जब स्पर्म रिलीज होता है तो फीमेल बॉडी में जब इंजेक्ट किया जाएगा तो 3 दिन ये सरवाइव करता है। तो ये कैसे सरवाइव करेगा, क्योंकि ये जो दोनों न्यूट्रिशन दे रहे हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल बॉडी में 16th डे एग रिलीज होता है। तो अगर मान लीजिए ये 14th डे भी इसको छोड़ दिया गया तो ये 16th डे तक ये सरवाइव कर जाएगा, और ऐसी केसेस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर वो अल्टीमेटली बेबी डेवलप होगा। तो दैट इज नाउ वी विल राइट अबाउट इट। और इसमें भी किडनी देखो, किडनी का साइज देखो, तो ये ऐसा किडनी होता है, ठीक है। अब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव organ so includes pair of testes, two sperm duct, इसका क्या नाम बताया गया, sperm duct, और यह है टेस्टिस। प्यूबर्टी क्या होती है आयुषी? So the stage when the body undergoes several changes. Several changes and when the gametes are released, ये sperm या ओवा जब रिलीज होने लग जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। मेल की रिप्रोडक्टिव एज में कहाँ से कहाँ तक होती है, किस एज से किस एज तक, बोलो बोलो। So it starts from the age of 12 or 14 and last. मतलब टोटल रिप्रोडक्टिव एज क्या है, बोलिए। सर 13 to 14 और फिर लाइफ टाइम तक। हाँ, दैट इज फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ। और फीमेल की क्या है सर 11 12 से लेके 45 50 तक। दैट इज इट फ्रॉम प्यूबर्टी या मीनार्की टू मेनापॉज। जब उसमें एग है 45 की एज के बाद उसमें फिर एग नहीं रिलीज होंगे, तो ऐसी स्थिति में और 12 साल में एग रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो 12 से हर महीने एक एग रिलीज होगा, और 12 से 45 उसमें आप काउंट कर लो कितने ईयर हैं, और हर ईयर में 12 महीने उतने एग वो रिलीज करेगी। तो दैट इज फ्रॉम प्यूबर्टी, या फिर मीनार्की भी कहते हैं, मीनार्की टू मेनापॉज। समझ में आई कि नहीं? तो व्हेन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस इट इज कॉल्ड मीनार्की, व्हेन लास्ट मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस ऑफ द लाइफ देन इट इज कॉल्ड मेनापॉज। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पीनस। सो इसमें ये तो बात हो गई कि इस तरीके से होता है, इसमें स्पर्म बनते हैं फिर इसके थ्रू जाते हैं, और ये सेमिनल वेसिकल है। और ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद ये जब बढ़ने लगेगी 45 एज में, तो फिर ये यूरिन यहाँ से निकलने में दिक्कत हो जाती है। तो इसका जनरली लोग ऑपरेशन फिर कराते हैं 45 to 50 ईयर्स के बीच में। ऐसा हो जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई तो फिर यूरिन पास करने में दिक्कत होगी, तो यूरिनेशन के लिए फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, ये दोनों दे एड न्यूट्रिशन सो दैट इट कैन स्पर्म कैन सर्वाइव फॉर 3 days। ठीक है, अच्छा इतनी बात हो गई। नाउ हाउ द स्पर्म लुक लाइक्स एंड व्हाट आर इट्स डिटेल। जैसा कि आप लोगों ने बना लिया था, तो
करके डायग्राम में इस तरीके से होगा ये। दिस इज हेड, दिस इज मिडल पीस and this is tail. This is human sperm. अब देखें, नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये सिंगल सेल है, ये जो भी है ये पूरा बनाया गया, इट इज सिंगल सेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दीज आर फनल ऑफ ओविडक्ट। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फनल ऑफ ओविडक्ट कहेंगे। और फिर इसके बाद ये यूट्रस है, यूट्रस के बाद तो इसका आपको बहुत यहाँ पर फ्लैट नहीं बना देना है। बहुत सारे लोग मैंने कल देखा था फ्लैट बना रहे थे, तो यहाँ पर एक नैरो पोर्शन बनाना है। इस नैरो पोर्शन को अर्पित क्या कहते हैं? क्योंकि सिर्फ कल आप ही ने लिखा था इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, और कोई बच्चा नहीं लिख पाया था। इसे क्या कहते हैं बोलो ना। जैसा कि अर्पित ने बताया ये सर्विक्स है कि नहीं, और इसके बाद ये यहाँ पर दिस इज, ये देख लो तो ऐसे, ये क्या चीज है? ये एंडोमेट्रियम। हाँ, ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, तो बीच का है, ठीक है कि नहीं। तो अंदर वाला फिर बीच वाला फिर एपिमेट्रियम, उससे या हाइपोमेट्रियम, उससे में ज्यादा मतलब नहीं, 3 लेयर्ड है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर है और इसको कहते हैं यूटेरस। यूटेरस का मतलब है मदर्स वॉम्ब या बच्चेदानी, मदर्स वॉम्ब, यहाँ ही पर बच्चा बड़ा होता है, वॉम्ब। एंड दैट पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन पीरियड मतलब कितने महीने का है? 9 मंथ्स। तो जितने पीरियड में बच्चा डेवलप होता है उस पीरियड को क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। अब इसी में एक यहाँ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में यहीं पर एम्ब्रियो आके लग जाएगा और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ये पूरा बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा? दैट इज, इसमें जो बच्चा रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ये उसके पैर रहेंगे, ये उसका पेट रहेगा, और ये उसका माउथ रहेगा, ये उसके कान रहेंगे, वो उसका सर पहले बाहर निकलेगा और इसके हाथ रहेंगे। टीवी में हमने आपको डेवलपमेंट दिखाया था बच्चे का, तो सर हमेशा नीचे रहता है। एंड हियर ओवरी रहेगी। ओवरी इज द ऑर्गन जिसमें कौन कौन से ऐसे हार्मोन है मैन जो इस ओवरी में रहते हैं? एंड प्रोजेस्टेरोन। जबकि ये जो टेस्टिस है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में उसके बॉडी चेंजेस आते हैं, जैसे हमने कहा था कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस आएंगे, ऐसे फीमेल में भी कुछ चेंजेस आते होंगे। अब इसमें से जब एग रिलीज होगा तो उस एग के रिलीज होने पर ही इसको अंदर ले लेगा। इसका क्या नाम है शौर्य? इसका क्या नाम है? फनल ऑफ ओविडक्ट। इसका क्या नाम है? ओवरी। दैट इज ओविडक्ट को दूसरा नाम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। और दैट इसको कहेंगे ओवरी। और ये हो गया फनल, फनल ऑफ ओविडक्ट, ठीक है कि नहीं। अब इसमें से ये जो रिलीज हो रहा है ये भी सिंगल न्यूक्लियस है, इसको कहेंगे ओवम। तो ये ओवम रिलीज करता है। कई बार जो वहां पर फॉरेन कंट्रीज में चाहे एक मेल हो या एक फीमेल हो, उसकी औसत एक लाइफ टाइम में 5 बार शादी होती है, वो 5 बीवियां या 5 मर्द बदलती हैं, ऐसा होता। तो अब ये जो भी हैं वो लोग लेकिन फिर भी बच्चों को पालना नहीं चाहते,
इटली में पिछले 6 महीने से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, आपको मालूम है ना ये बात। तो इटली इज एट द मतलब वर्ज ऑफ डेथ, जब बच्चे ही कोई पैदा नहीं, पालना ही नहीं चाह रहा कोई, तो ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर को जाते कहते इसको कट कर दो, अगर यहाँ से एग निकलेगा भी तो यहाँ जाएगा ही नहीं कभी। तो इसको कहते हैं, किसको, ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब। एटम का मतलब कट, जो जिसे ना कट किया जाए, टॉमी का मतलब कट, और एटॉमी जिसे ना कट किया जा सके, तो इसको कहेंगे ट्यूबेक्टॉमी। अगर ट्यूब को कट कर दिया तो उसका क्या नाम है, ट्यूबेक्टॉमी। और अगर तुमने वैस डिफरेंस को कट कर दिया तो वैसेक्टॉमी। तो इसको कहते हैं स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी। नसबंदी का मतलब है कि देन दैट पर्सन टर्मिनेट्स इट्स रिप्रोडक्टिव लाइफ बिफोर इट इज टर्मिनेटेड नेचुरली, उसके पहले ही कर दे। तो एक ये इस तरीके का सर्जिकल ऑपरेशन है, छोटा ऑपरेशन होता है। तो अगर भारत में भी ट्यूबेक्टॉमी या वैसेक्टॉमी कराया जाता है तो उसके लिए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार इस चीज को मान्यता देती है, प्रमोट करती है कि भाई तुम जनसंख्या कम करने में मदद करो, तो उसे 1000 रुपए महीने और बढ़ा देती है सैलरी में, कि भाई तुमने अच्छा काम किया, देश में बोझ नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, लेकिन ये 1000 रुपए तभी दिए जाएंगे यदि आपके 2 बच्चे हैं। अगर आपने 7 बच्चे पैदा करके ट्यूबेक्टॉमी कराई तो 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। बोलो बहुत हो गए, वैसे में नहीं मिले, 2 पे होगा तो ही मिलेगा। तो इसको हमने क्या बताइए, वैस डिफरेंस, और इसके स्टेरिलाइजेशन को क्या कहेंगे, वैसेक्टॉमी, और उसको कहेंगे ट्यूबेक्टॉमी। तो ये फीमेल में होगा और ये मेल में होगा। इसको कहेंगे पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। इंदिरा गांधी ने अपने समय में 1975 में लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ये नसबंदी कराई थी, यहाँ तक कि 16 साल के लड़कों को भी पकड़ के नसबंदी करा दी। तो जो भी है, एक पुलिस वाले को कहा जाता था तुम अगर आज 50 लोगों को पकड़ के नहीं लाए नसबंदी के लिए तो तुम्हारी नौकरी अगले दिन चली जाएगी। तो वो कहीं से भी कोई ऑटो में है तो सबको उधर ले जाता। सर वैसे करती क्यों थी? हाँ, इमरजेंसी पीरियड लगा था, उनके मन में था कि हम भारत की जनसंख्या 1 साल में कम कर देंगे। ऐसे उनके मन में जो भी आया किया। उसी साल में उन्होंने सबको जेल में भी डाला जितने दूसरी पार्टी के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो भी है। उन्होंने बोल दिया था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो तुरंत राष्ट्रपति शासन ला के सब अपने अंडर में कर ली, पूरी फौज से कुछ। तो उसी को कहते हैं इमरजेंसी का काला अध्याय, नहीं? तो 75 में ऐसा होता। तो आपको पूरा समझ में आ गया फीमेल के बॉडी के बारे में। अब आगे देखें, नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे ह्यूमन ओवम दिखाया गया है, और फर्टिलाइजेशन हमने आपको बता दिया था कि कैसे जाइगोट बनता है। तो क्या 9.5 फिगर देखें, उसमें ये दिखाया गया है कि जब एक स्पर्म अंदर चला जाता है तो दूसरे स्पर्म्स नहीं जा सकते। ये देखो सब बाहर रह गए, एक ही जा पाता है। कभी कभी एक्सीडेंटली 2 एक साथ चले गए, देखो डायग्राम में एक साथ 2 चले गए तो जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, वरना एक ही जाते हैं, नहीं? ये चीज है। तो इसमें जब मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाए, और अगर ओवरऑल इन जनरल बोलो तो स्पर्म व्हेन फ्यूजेस टू ओवम। कोई कहने हम और महीन जानना चाहते हैं तो ठीक है, स्पर्म के अंदर मेल न्यूक्लियस है, ओवम के अंदर फीमेल न्यूक्लियस है, वो दोनों जब फ्यूज हो तब फर्टिलाइजेशन। समझ आई बात कि नहीं? और ओवर दोनों बातें सच्ची। स्पर्म जब उससे फ्यूज हो जाए ओवम से, ठीक है, तो उसे फर्टिलाइजेशन कहेंगे, या मेल गेमीट भी बोल सकते हो। दैट इज आल्सो सिमिलर टू न्यूक्लियस। अब देखो इसके आगे देखिए, अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन 2 तरीके के हैं, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जब टेस्टिस के अंदर है उसको कहेंगे स्पर्म, लेकिन अगर उसमें न्यूट्रिशन मिल गया तब उसे क्या कहेंगे, सेमन कहेंगे। व्हेन सेमन इज इंसर्टेड या इंजेक्टेड इन बॉडी ऑफ फीमेल देन इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेढक में होता है, यानी देखो फर्टिलाइजेशन 2 तरीके के हैं, एक कैसा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका क्या मतलब है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन
मेढक मेढकी साथ साथ आ जाए तो मैं आप देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होगा। ये पहले भी दिखा, याद नहीं होगा तो इसको हंसी बहुत आती है। ठीक है, ठीक है तो अच्छी। ये देखो तो कल डॉक्टर बनेंगे तो 4 लोगों को मार देंगे। दैट इज दोनों ही, वो ओवा बाहर निकाल रही है, ये मेढक है मेढकी है, और ये अपने सेमन को बाहर निकाला, पानी में ही लार्वा बनता है। बाकी मेढक का जीवन चक्र उधर देख लेना, लाइफ साइकिल। तो आप ये समझ में आ गई बात की नहीं? सो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बताओ। Yes, if semen is not injected inside female body, then such kind of fertilization is called external fertilization. If it is injected inside female body, then it is called internal. बात समझ में आ गई कि नहीं? इससे बहुत सारे लार्वा बनेंगे और हर एक लार्वा मेढक बन जाएगा, है ना? इसी तरीके से तो पानी में तैरते रहेंगे। So process during which semen and ova are released simultaneously. The physical contact of male and female is called, क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? Copulation. उसे क्या कहते हैं? Copulation. ठीक है कि नहीं? तो ये कौन सा हुआ? That is external fertilization. तो जो प्रिमिटिव है अभी उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उनमें कैसा होगा बताओ? एक्सटर्नल होगा कि नहीं? पानी में बाहर में होगा। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको ओविपेरस कहेंगे कि विविपेरस? मानसी बता पाएगी और कोई नहीं, सब लोग तो हंस रहे, यही सिर्फ ध्यान से सुन रहे। बोलो बेटा, क्वेश्चन ही समझाया? कुछ समझ में आ गया तो बताइए देती। हाँ बोलो। यस, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसमें होता है वो ओविपेरस होते हैं, हम सबको अदिति ने बताया। और जिनमें इंटरनल होगा वो सब क्या है? हम सब कैसे हैं? जो ओवा दें, अंडा दें, विच ले एग्स, दैट आर कॉल्ड ओविपेरस। जो बच्चा दें, कहते नहीं जच्चा और बच्चा दोनों ठीक रहें तो हमारा देश भी ठीक रहे। कहा जाता है कि नहीं? देश में खुशहाली होगी अगर जच्चा जो जन्म दे वो जच्चा, जो पैदा हो वो बच्चा, तो जच्चा और बच्चा दोनों खुश तो देश खुश। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो इस तरीके से ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो इसलिए इफ फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, फर्टिलाइजेशन आएगा takes outside female body, then यही definition लिखना। if fertilization takes place outside female body, तो takes place तो उसने बोला हमने कितना तुम्हें पाला पोसा, मेढकी बोली अपने बच्चे से, बोला तुम क्या पाले, अपने पेट में थोड़ी ना रखे थे, बाहर हमको छोड़ के चली गई थी, मछली खा लेती। तो वो अगर कोई विविपेरस ये बात बोल दे, बोले हाँ माँ तुमने पाला है, मैं पेट में रखा। लेकिन मेढक का बच्चा ही बोलेगा क्या कि तुमने तो हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर दिया। सो इफ फर्टिलाइजेशन मतलब अगर बच्चा भी पीएचडी होल्डर हो तो माँ भी हो तभी तो बोलेगी, तो ऐसी बातें वो करेंगे ही नहीं। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड बॉडी, एस कर दें, बहुत जगह एस की आउटसाइड, ठीक है, बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो उसमें एग ही डेवलप होता है कई बार, जैसे मुर्गा मुर्गी में होता है, तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तब भी वो एग ही दे ले एग ना, मालूम है कि नहीं? अगर मान लो वो बच्चे देते तो फिर हम अंडे कैसे खाते? उनसे कहा गया कि नहीं आप अंडे दो, खा भी तो सकें। तो ये चीज हो गई। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बताइए रिया। The fertilization which takes place inside female body. ठीक है,
तो इसकी आप लोग लिख लोगे कि द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी। अब आगे देखिए अगला पेज। एक्ट्स ऑफ फ्रॉग आपकी बुक में दिखाया गया, वही हमने भी दिखाया और बुक में भी दिखाया। देखो और पीछे पेज पलटो, पीछे आगे नहीं, एक पेज पलटो, दिखाया गया यही चीज है एक्ट्स ऑफ फ्रॉग। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है मानसी? और इसके बाद में 4 लाइन बोलो। सिंप्लिसिटी हो तो मानसी जैसी कितनी भोली भाली है, आज तक इसने मुंह नहीं खोला, इतने भोले भाले हमें होना चाहिए। बोलो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? बोलो सृष्टि। Sir, when in female body the oviduct get blocked, then fertilization is done by the doctors, in which the test tube baby takes place. यानी हम ऐसे में जो भी है फर्टिलाइजेशन हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो बन जाएगा तो उसको इम्प्लांट कर देंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने बताया ये प्लेसेंटा कहलाती है। सो व्हेन एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड एट प्लेसेंटा, जहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा पे इसका आके एम्बेडेड हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन। तो जैसे इन्होंने बताया कि इफ, फिर से बोलो ज्योति सबके लिए भी, जैसे तुमने बोला इतना अच्छा, क्या है आईवीएफ? इफ एक ही मिनट में बोल गई, अभी तो बताया था सारा। हाँ बोलो। In some women, the oviducts are blocked and they cannot and fertilization cannot take place. So they can take help of IVF, which is in vitro fertilization. In this process, the doctor takes the freshly released sperms from the male and freshly released eggs from the female, and then in test tube they fuses the male and the female gamete, and after few days it will be developed into a zygote. Then they will implant that zygote in the mother's womb. जाइगोट होता फिर एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो होता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे एम्ब्रियो होता है ना, जाइगोट तो यही बन जाता है। बहुत अच्छी बात बताई। अब 3 चीजें आपको बतानी है मानसी, जो इन्होंने बताई हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन सीटू फर्टिलाइजेशन और इन वीवो फर्टिलाइजेशन के क्या अर्थ है? भाई अब तो बोलना पड़ेगा, इन्होंने बताया तो बोलना तो पड़ेगा ना। Sir, in vitro fertilization, in some women, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अर्थ बताइएगा, और इन वीवो फर्टिलाइजेशन का भी अर्थ बताइए, और इन सीटू 3 चीज का अर्थ बताओ। यही आईवीएफ है। अभी आयुषी ने बता दिया, देखो बार बार उससे नहीं पूछेंगे, तुम बताओ, बताओ बेटा। हाँ sir, in some women the oviducts are blocked, and so वो सब ठीक है। इन विट्रो का मतलब है इन टेस्ट ट्यूब, विट्रो का मतलब है इन लैब कंडीशन। विट्रो का क्या मतलब है? in lab. इन लैब कंडीशन। इन वीवो मदर्स वॉम्ब, वीवी पेरस बोला ना, अगर वॉम्ब में अपने आप ही हो जाए फर्टिलाइजेशन, बाहर ना कराना पड़े, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इट इज कॉल्ड एज इन मदर्स वॉम्ब। और इन सीटू का मतलब है एट साइट। बहुत अच्छा है, तो सारी बातें जानते हैं। एट साइट का मतलब जैसे खेतों में बीज डाल दिया तो पेड़ उग रहे हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कहते हैं हमने इन सीटू का, ठीक है कि नहीं? तो इन वीवो इन विट्रो, तो आईवीएफ टेक्निक समझ में आ गई बात आपको कि ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। इसको बहुत अच्छी तरीके से ज्योति ने हम सबको सिखाया है। in vivo और in situ fertilization इसमें इन वीवो का मतलब है कि अपने आप ही यहाँ से एग निकले यहाँ आ जाए, तो इसका ये मदर्स वॉम्ब में अपने आप हुआ, हमने कोई टेस्ट ट्यूब में थोड़ी ना कराया। अगर मान लीजिए जैसे आयुषी ने बताया कि इसमें स्पर्म डाल दो और इसमें एग डाल दो और ये आपस में आप फर्टिलाइज हो जाएं, तो क्या तुमने, यही तो विट्रो कहलाता है, टेस्ट ट्यूब में करा दिया, और जब यहाँ एम्ब्रियो बन गया तो लाके इसमें रख दिया, इंजेक्ट कर दिया, अपने आप ही पहुंच जाएगा प्लेसेंटा ढूंढ के। तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन तुमने यहाँ कराया कि यहाँ टेस्ट ट्यूब में। तो अगर टेस्ट ट्यूब में कराया तो इन विट्रो हुआ, अगर मदर्स के वॉम्ब में हुआ तो मदर्स के वॉम्ब में तो अपने आप ही हो जाता है, जाइगोट बनने के 5 दिन बाद हो जाता है कि नहीं, वहाँ इम्प्लांटेशन, वहीं फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट बन गया वही फर्टिलाइजेशन।
फिर इम्प्लांटेशन होगा, फिर उसके बाद वो डेवलप होगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। और इन सीटू का मतलब है एट साइट। एक्सक्यूज मी सर, जिन वीमेंस की ओविडक्ट ब्लॉक होती है तो उनका एग रिलीज होता है हर महीने? एग रिलीज होगा, एग रिलीज होने का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे नहीं जाता, डिजनरेट होकर बॉडी में निकल जाएगा, इनके बीच में प्लेस है। तो सर फिर वो फर्टिलाइज क्यों नहीं हो सकता? फर्टिलाइज जब यहाँ अगर ये ब्लॉक है ओविडक्ट, दोनों ही ओविडक्ट अगर ब्लॉक है तो ऐसा होगा। तो अगर दोनों ओविडक्ट ब्लॉक हो जाएंगे तो यहाँ से फिर एग नहीं जा पाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है, एम्ब्रियो यहाँ ट्रांसप्लांट हो जाता है, और ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर प्लेसेंटा में वो टिक नहीं पाता, प्लेसेंटा ही टूट के गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे किसी का बच्चा हो गया, वो कहता है नहीं हम तो इसकी डिलीवरी नहीं कराना चाहते हैं और इस बच्चे को गिरा देना चाहते हैं। तो अगर एक बिल्कुल नया पेड़ हो और नए पेड़ से कहते हम अमरूद तोड़ के निकालेंगे, कच्चा ही तोड़ लेंगे, तो ऐसे केस में जो फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत डेलिकेट है। तो अगर जिसने पहले बच्चे को गिरा दिया, डॉक्टर से करके वॉश आउट करा दिया, ऐसी स्थिति में बहुत चांस रहता है कि वो फिर कभी भी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका एंडोमेट्रियम ही पूरा खराब हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट बेबी को डॉक्टर यही कहते हैं कि इसको गिराना नहीं चाहिए, और अगर गिराना भी है तो 1.5 मंथ में गिरा दो तो ठीक है, 2 महीने के बाद गिराने पर यू विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर रिप्रोडक्टिव लाइफ जिस फीमेल की नहीं है, फिर हमारे समाज में भी लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम सब लोग इटली जैसे तो हैं नहीं कि चलो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सभी के नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो क्या है कि नहीं हुआ तो बच्चा नहीं हुआ, ऐसा मानते हैं कि नहीं? तो इसलिए ये चीज़ है। तो कई बार या तो ये ब्लॉक हो जाए, इट इज सो कंस्ट्रिक्ट, यहाँ से एग आ ही नहीं जा पाए, दोनों ब्लॉक हो तब ऐसा हो। एक भी खुला है तब तो कोई बात नहीं, वहां से आ जाएगा, कभी इससे रिलीज होता है कभी इससे, दोनों से एक साथ नहीं रिलीज होता है, हर महीने किसी एक ओवरी से एक रेग रिलीज होगा। ठीक है, अब आगे देखो। तो नाउ मानसी, एक चीज और आपसे, आज तो आप बहुत अच्छे से बता रही, मेटामॉर्फोसिस से आप क्या समझते हैं? सही बताते हैं। So that morphosis, if there is change, drastic change from one phase to other phase takes place, then this is called metamorphosis। जैसे आप कहते हैं कि मान लीजिए लार्वा से टैडपोल बनने में बहुत बड़ा चेंज हो जाए, और टैडपोल से जब मेढक बने, आप देखो मेढक का जीवन चक्र, तो क्या उसमें टैडपोल बनाया गया है? So if during growth या लाइफ साइकिल में जब ग्रोथ होती है, ड्रास्टिक चेंज का मतलब इतना सारा चेंज हो जाए कि कोई पहचान ही ना पाए कि यही वो टैडपोल था जो आज मेढक है, तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्फिज्म का मतलब चेंज, और मेटा का मतलब बहुत। तो इन्होंने करेक्टली बताया है कि इफ ड्रास्टिक का मतलब ग्रेट चेंज अकर्स फ्रॉम वन फेज ऑफ लाइफ टू नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, देन इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, that is tadpole when transforms into adult, if there is drastic भी बोल सकते हो या greater change occurs from one phase to other phase ऑफ लाइफ साइकिल। जो हमारा जीवन चक्र है, हम कई चीज़ों से गुजरते हैं, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे होता है कि नहीं, एडोलेसेंस पीरियड से भी। तो अगर अचानक चेंज आ जाए अदर फेज, देन इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये एक आप लोगों में भी जो चेंज है, अगर मैं 8th के बच्चों को पढ़ा दूं और फिर 8th का बच्चा छोड़ के चला जाए, 4 साल बाद जब वो 12th में आएगा तो कई बार हम भी नहीं पहचान पाते हैं कि वही बच्चा है जिसको हमने पढ़ाया। ये तो 4-5 साल की जो फेज चेंज है ना, तो फेज में बहुत कुछ चेंज आ जाता है, तो यही मेटामॉर्फिज्म हो गया। अब देखो, तो दिस अकर्स व्हेन टैडपोल ग्रोज इनटू ए फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या करता है? वो प्रॉपिंग करता है, यानी पिछला पैर उछालता है और फिर उसी के सहारे आगे बढ़ जाता है, और इससे वो फ्लाइट लेता है।
तो हवा में ग्लाइड करता बढ़ता है कि नहीं, और पिछले पैर से उछलेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो प्रॉपिंग एक्शन, जंपिंग, tadpole cannot do so, however a frog can do so. So is there a metamorphism takes place when tadpole grows into a frog? So example है tadpole to frog. तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो मेढक का जीवन चक्र है, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, तो वो कैसी होती है। So let us see how it looks like. इसका डायग्राम आपको आना चाहिए। चलिए, so ये देखो, पानी में ऐसे ये लार्वा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद ये इस तरीके से इनमें फिन्स निकल आएंगे, ऐसे ये चीज हो गई, और थोड़ी सी आंख भी डेवलप हो जाएगी। सो दैट इज अर्ली टाइड। फिर और देखो, फिर इसी में और बढ़त हो जाएगी। तो अब ये थोड़ा थोड़ा मेढक की तरह इनमें मुंह भी दिखने लगेगा और हाथ भी दिखने लगेंगे, और साथ में ये जो पीछे का पिंस है ये डेवलप हो जाएगा। ये लेट टाइड है। फिर और आगे चलने पर इसमें क्या हो जाएगा, अब ये मेढक की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। एंड क्रॉपिंग के लिए भी ये तैयार हो जाएगा। Now, so this is metamorphism. Now, इसका चेहरा सुंदर नहीं लग रहा ना, ऐसा लग रहा है किसी पे गुस्सा कर रहा है। गुस्सा तो इसे नहीं करना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा इसका ये ठीक है, तो इससे ये इसमें बदल गया, अब फिर इसने ये किया, ठीक है। सो दिस इज अर्ली tadpole, late tadpole, and this is frog. Share your password. Frog, late tadpole. तो ये जो प्रोसेस है ये मेटामॉर्फिज्म का है। यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म, और ये जो है ये मेढक का जीवन चक्र है, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। नाउ नेक्स्ट वी विल सी, ये तो हम लोगों ने देख लिया था पिछले क्लास में, पिछले साल में तुमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा था सिर्फ, लेकिन अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी देखेंगे। पिछले साल प्लांट था तो एनिमल में क्या एसेक्सुअल नहीं होता होगा? एनिमल में भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे सेल डिवीजन अमीबा में होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हैंड्स होती है, जो ले करती है, तो इनसाइड वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, फिर वो एग देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया और वो एग दे देगी, फिर उसके बाद वो उसको टेम्परेचर के द्वारा गाइड करती है। तो शुरू में ऐसा हुआ कि जब बहुत सारे जितने जानवर थे ना, हम लोगों में इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, सब पानी में रहते थे, फिर पानी में लड़ाई झगड़ा हुआ, खाने पीने को लेकर मारकाट हुई, तो कुछ लोग कहने लगे नहीं पानी में बहुत लड़ाई झगड़ा, खाना पीने लगे, चलो टेरेस्ट्रियल जमीन पे चलें, तो मेढक उछल के वहां आ गए। लेकिन फिर भी वो पानी में ही अंडे देते थे, तो खाना पीना खाते थे, फिर पानी में ही अंडे देते थे, तो उस चीज को कहते हैं एम्फीबियंस। फिश है, फिश के बाद अगली कैटेगरी है कि जो जमीन पे भी रहे और पानी में भी रहे, अंडे देने वहां जाए, पानी में ही तो दिया है अंडे इन्होंने। फिर लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं अब अंडे भी वहां नहीं देंगे, जब सब कुछ छोड़ ही दिया, फिर वहां से वो लोग और आगे बढ़ते चले गए, उसको कहते हैं रेप्टाइल, सरीसृप, जो रेंग के चलते हैं, जैसे मगरमच्छ, छिपकली, डायनासोर,
स्नेक्स, तो उन्होंने कहा हम जमीन पे अंडे देंगे। फिर जमीन पे फिर रेप्टाइल्स बहुत हो गए, फिर वहां पर भी मार काट होने लगी, जमीन पे भी। तो उन्होंने कहा अब जमीन पे भी है तो इससे अच्छा जमीन उड़ो, न पानी न जमीन। तो जो उड़ गए वो एविस कहलाए, पक्षी, दैट इज बर्ड्स। फिर कुछ अब यहाँ पर भी था, लेकिन बर्ड्स में भी तो देखा कि जब यहाँ पे अंडे तो जमीनी में देने पड़ेंगे, हवा में तो नहीं तैरेंगे अंडे। तो ये हम जब अंडे दे के जाते थे खाना खोजने, सांप रेप्टाइल खा लेते थे। बोले अच्छा तुम हमारे बच्चों को खाओगे, अब हम अपने पेट में बच्चा रखेंगे। अब हम ओवी पेरस नहीं, अब देखना वीवी पेरस हो जाएंगे, अब पेट ही में बड़ा करेंगे। जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर वो भाग भी लेगा तुमसे। तो फिर हम ओवी पेरस बन गया। फिर हमने केव्स देख ली, वहाँ खुद रहते थे, तो समझ आ गई। तो 5 हम लोगों का फेस चेंज है। अब आप अपना क्वेश्चन करिए तो हम बता पाएंगे। सर मतलब सेक्स में भी दिया हुआ था कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक फेज है। जो प्रिमिटिव है वो ओवीपेरस है, जो अपने पेट में बच्चों को रख के बड़ा करें और फिर उसके बाद जन्म दें। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका सर्वाइवल की बात है। हम लोगों का सर्वाइवल, उनमें से कुछ लोगों ने फिर जब देखा तो उन्होंने अंडा नहीं दिया। अगर हम लोग भी शुरू में ह्यूमन है, अगर हमारे बच्चों की सुरक्षा होती तो हम एम्ब्रियो फीटस को निकाल देते पेट से बाहर। कहते कौन लेके 9 महीना घूमे, निकालो बाहर और वहां पे आराम से वो बच्चा बन जाता। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं 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 निकालेंगे, पेट ही में रखो, पेट में रखो, लेकिन अभी सांप खा जाएगा ऐसे सोचते रहे। और अल्टीमेटली फिर वो हम लोगों में ये हैबिट बन गई कि सांप से बचाने के लिए अपनी स्पीसीज को जिंदा रखो, और हम लोग इवॉल्व हो गए। हम लोगों ने ये किया और सफल हुए और हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम लोग अमीबा से ही पैदा हुए हैं। अमीबा से फिर मल्टी सेलुलर जैसे जैसे करते गए तो धीरे धीरे ये प्रोसेस 9th में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से शुरुआती दौर पर हम लोग बाहर ही अंडे दिया करते थे। जब हम लोग मुर्गी थे ना पिछले जन्म में, जमीनी में तो अंडे देते थे, लेकिन फिर हमने देखा हमारे अंडे तो सांप खा रहा है, मजे ले रहा है, इंसान भी खा ले रहा है, तो हम देंगे ही नहीं, कैसे खाओ? फिर हम इंसान बन गए। तो समझ में आ गई बात कि नहीं? इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर कोई फीटस को बाहर निकाल दे तो दिस इज कॉल्ड लेइंग ऑफ एग्स, और कोई बच्चा बना के बाहर निकाले तो डिलीवरी ऑफ बेबी। दोनों में इतना ही फर्क है। अगला देखिए, नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला प्रोसेस है फिजन। फिजन क्या है सृष्टि? बोलो दिव्यांशी। हाँ बताओ। So when an organism divides into 2 parts to reproduce, that's called binary fission. When mother cell divides into 2 daughter cells, ठीक है, then वही उसी को सब डिवाइड कर दें and these 2 daughter cells exist individually, तो उसे क्या कहेंगे? फिजन। ये किस में होता है? यूनिसेल्युलर में कि मल्टी सेल्युलर में? यूनिसेल्युलर, जिसमें सिर्फ एक सेल हो। ऐसे सिंगल सेल वाले दिव्यांशी किसी 4 ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ। करेक्ट, कोई बात नहीं, आओ बता, और लोग बता देंगे तुम। Sir, amoeba. हाँ Sir, Chlamydomonas. हाँ। Sir, Paramecium. और Sir, Spirogyra. स्पाइरोगाइरा ना बोलो, दैट इज अमीबा यूग्लिना बोलो। पता है कोई? तुम भी ऐसे दूसरों को छोड़ देती है। नारी शक्ति को प्रमोट नहीं करती क्या? पुरुष शक्ति के लिए सोचती है। चलो कोई बात नहीं। हमने देखा था तुमको रास्ते में खड़े होकर झंडा, नारी शक्ति मुर्दाबाद, नारी शक्ति नारी शक्ति, झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, यही सोचे ना? देखा है हमने तुम्हें करते हुए। सरल सरल क्वेश्चन उन पे छोड़े। अब देखो, दैट इज फिजन। इफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सब डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, सो इफ मदर सेल, सर डबल एस आएगा इसमें डबल एस, फिजन ना? यस सर। डबल एस करो, देखो कहीं लिखा है? यस सर, बुक में लिखा कहाँ पे? है पेज नंबर 107 हाँ ये लिखो, फिजन लिखो। सो फिजन का मतलब है इफ मदर सेल, अगर कल शाम की 4 बजे की क्लास होगी तो हम आपको मैसेज करेंगे सुबह, ठीक है? सो इफ मदर सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर cells
then it is called fission. अब इसी बात पर दिव्यांशी 4 ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ जिनमें फिशन होता हो। सर अमीबा हाँ, और हमको मालूम है तुम नाम नहीं बताओगे क्योंकि तुम पार्टी की सदस्य हो। नारी शक्ति मुर्दाबाद। हाँ बोलो। सर अमीबा क्लाइम क्योंकि वो लोग टाल जाते हैं। तुम देखो पार्टी के लोगों में जब प्रवक्ता चलती, बहस चलती है, तो बोलो तुमने क्या किया, सर, तो बोलेंगे तुम्हारी पार्टी में अमीबा- वो हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अपने जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो दूसरी पार्टी के सदस्य हैं, तुमको निकाल देगी पार्टी। सर अमीबा यूगिना क्लेमाइडोमोनास और क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम। पैरामीशियम। सो दीज आर यूनिसेलुलर। सर प्लेनेरिया किसका होगा? प्लेनेरिया इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा क्या एक सेल का होगा, वो भी बोल दी हाइड्रा। हाइड्रा इतना बड़ा होता है, उस दिन दिखा भी था। ये सब लेफ्टिस्ट लोग हैं, इतने इतने बड़े हाइड्रा को यूनिसेलुलर बोल रही है। और देखो प्लेनेरिया को भी बोल दिया था, प्लेनेरिया इतना बड़ा कहीं यूनिसेलुलर। इसके चक्कर में ना पड़ना है, नहीं प्लेनेरिया एक सेल के इतना बड़ा होता है। और वोट भी ना देना अभी घर में। So these are कैसे हैं? यूनिसेलुलर। एक सेल तो बहुत छोटी होती है। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी सेल कितनी बड़ी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, वो भी एक सेल ही है। ऑस्ट्रिच एग इज द सिंगल सेल। ठीक है, इतना बड़ा होता है अंडा। दिखा देंगे टीवी कभी, खुद ही देख लेना यूट्यूब में। तो दीज आर यूनिसेलुलर। और जो 4 हैं, फिजन टेक्स प्लेस इन, किसमें होगा? अमीबा। देखो अमीबा का फिगर देख लो कैसे न्यूक्लियस अलग अलग हो रहा है। पैरामीशियम। न्यूक्लियस के डिवीजन को देवव्रत क्या कहते हैं? बोलो। और क्लेमाइडोमोनास। हमने पहले बताया था कि जो कैरियन है वो न्यूक्लियस को कहते हैं, और उसका टूटना तो कैरियोकिनेसिस। और साइटोन सेल को कहते हैं। तो पहले क्या न्यूक्लियस टूटा है अंदर देखो सेल के, तो न्यूक्लियस के टूटने को क्या कहेंगे? कैरियोकिनेसिस। और फिर सेल टूट जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? साइटोकिनेसिस। तो जब एक ये प्रोसेस होता है अमीबा में, तो 2 चीजें होती हैं। क्या क्या होता होगा? कैरियोकिनेसिस और फिर साइटोकिनेसिस। कोई आपसे पूछे कि रिप्रोडक्शन इन अमीबा कैसे होगा, तो आपको आना चाहिए बनाना। तो सबसे पहले अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑफ इरेगुलर शेप। तो इसमें ये दिखाइए कि सिंगल सेल है, और फिर थोड़े देर बाद ये क्या होगा? ये धीरे धीरे इनमें क्या होगा? सेल का डिवीजन होने लगेगा न्यूक्लियस का। सर पैरामीशियम के बाद सर पैरामीशियम के बाद कौन सा? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडो CHLA। हाँ? पैरामीशियम के राइट से यूग्लिना। यूग्लिना देखो, ये देखो। फिर ये क्या हुआ? क्या न्यूक्लियस अलग अलग हो गए? और फिर इसके बाद अब इनका क्या अलग होने वाला है? साइटोन सेल। साइटोन सेल को कहते हैं, इसको कहते हैं कैरियन। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कैरियन। और सेल को क्या कहते हैं? साइटोन। किसको कहते हैं? सेल। और इसको न्यूक्लियस को। और टूटने को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस। और सेल के टूटने को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा, साइटोकिनेसिस। बोलो मानसी, ये क्या है और ये दोनों क्या है? बहुत अच्छी बात है, आप बोलो। वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, ये क्या है और ये दोनों क्या है? हाँ बोलो। सर मदर अमीबा फिर डॉटर अमीबा। हाँ, ये मदर सेल और वो डॉटर सेल। और ये डॉटर सेल्स। और दिस इज रिप्रोडक्शन या फिजन इन अमीबा। इसे अगर पूछा जाए कि डायग्राम बनाओ तो फिजन इन अमीबा।
अमीबा भी हमने आपको दिखाया था, फिर दिखा देंगे। चलो अब दूसरी चीज देखो, बडिंग इन हाइड्रा एट सर्टेन टाइम्स। बडिंग को डिफाइन करिए मानसी। हर चीज आजकल आप ही से पूछी जा रही है, आप बिल्कुल क्लास का केंद्र बनी। बोलो। Budding is a process in which in one individual a new individual produces. ये काफी अच्छा रहेगा, बोलो देवव्रत। The budding is a process in which a small bud is bulges out from hydra, and after some time it's detaches from hydra and it forms another. सही बात है। सो इफ स्मॉल प्रोजेक्शन कम्स आउट फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ठीक है, इट डेवलप्स एंड अल्टीमेटली डिटैचेस टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, देन इट इज कॉल्ड बडिंग। जैसे बड नहीं होती कली, उसी से बडिंग बना है। तो इफ स्मॉल प्रोजेक्शन comes out from parent body, प्रोजेक्शन यानी जो भी चीज बाहर निकल जाए प्रोजेक्शन। जैसे हम लोग का हाथ पैर प्रोजेक्शन, जो बाहर आ गया बॉडी के मेन बॉडी को, उसे क्या कहते हैं? या फिर अपेंडेजेस कहते हैं। ये क्या है? हम लोग के 4 अपेंडेजेस हैं शरीर के बाहर, इसलिए अपेंडेजेस। सो कम्स आउट फ्रॉम बॉडी, डेवलप्स, ये डेवलप होगा, एंड अल्टीमेटली, और अल्टीमेटली क्या होगा? डिटैचेस, और डिटैच हो जाए, ठीक है। ये हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड बडिंग। इट टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। It takes place in hydra. Yeast में भी लेते हैं। ईस्ट में भी होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ईस्ट का हमने बताया था क्या ना पिछली बार। तो ये देखो, अब इसमें एक छोटा सा पोर्शन निकल आए और फिर वो थोड़ा और बड़ा हो जाए, और फिर बड़ा होने के बाद उसमें से भी ऐसे हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, तो और अल्टीमेटली वो डिटैच हो जाएगा। इट इज कॉल्ड बडिंग। इट सेपरेट्स आउट फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ये भी यूनिसेलुलर में होगा? नहीं, हाइड्रा तो दिखाई पड़ता है, हाइड्रा यहाँ रखा हुआ है हमारे पास। सो कितना बड़ा होता है, और छोटा सा होता है। दिखा देंगे कि टाइम हो गया है, दिखा देंगे। तो एमीबा, यूग्लिना, 3 चीजें तो हमने दिखाई थी, प्लेनेरिया भी दिखाया था। तो ये दोनों बन गए। तो ये बेबी हाइड्रा है, ये मदर हाइड्रा। ओके, दिस इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है। What do you mean by binary fission, Divyanshi? वो लेफ्टिस्ट हर चीज यहाँ बोलो। When mother cell divides into daughter cell, it happens in unicellular organisms. Examples are Chlamydomonas, amoeba, and Paramecium. यानी वो 2 में डिवाइड हो, तो 2 का मतलब ये होता है बाइनरी। एक होता है मल्टीपल फिजन, जो हम लोगों में मलेरिया रोग होता है ना, तो बॉडी में प्लाज्मोडियम सेल है, वो बढ़ता जाएगा, 1 से 100 बन जाएंगे। अगर एक मदर सेल 100 डॉटर सेल में डिवाइड हो तो उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं, और एक सिर्फ कितने में डिवाइड हो? 2 में। तो बताइए मल्टीपल फिजन किस में होता है? सृष्टि ऐसे नहीं, वो घड़ी देख रही थी आप, इसीलिए पूछा, मतलब ध्यान इधर उधर था। हमने कहा देखेंगे दोनों काम एक साथ कर रही हो कि सिर्फ घड़ी देख रही हो? So यूनिसेलुलर। हाँ बोलिए। यूनिसेलुलर में तो होता है वो एग्जाम्पल, है ना। तो जो घड़ी नहीं देखेगा वही तो बताएगा, जो चक्कर मकर करेगा इधर उधर वो कहाँ से बताएगा? इतना ही रखिए। ओके।